नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। वक्त हो चला है वार्तालाप का। हमेशा की तरह आज हमारे स्टूडियो में बेहद ही फेमस दिग्गज उपस्थित है। बिना देर के हमारे आज के मेहमान से आप सभी को रूबरू कराते हैं, जो एक कवि हैं और उनका नाम है गजेंद्र सोलंकी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सर, सबसे पहले तो आप हमें हमारे दर्शकों को अपनी जानकारी साझा करें। नमस्कार, मेरा नाम गजेंद्र सोलंकी है। मैं मूलतः दिल्ली से हूँ और सबसे पहले न्यूज़ डंका के सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ वार्तालाप के इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं। न्यूज़ डंका में आज यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया भाई हमारे प्रिय मित्र प्रशांत कारुलकर जी के द्वारा, और आज इस कार्यक्रम में अपनी भावना अभिव्यक्त करने के लिए, आपसे बांटने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। पायल जी आज इस कार्यक्रम को एंकरिंग कर रही हैं। आगे का प्रश्न जो भी आप पूछिएगा। सर, सबसे पहले मैं आपके देशभक्ति कवि से स्टार्ट करती हूँ। आप जो भी देशभक्ति गाना गाते हैं उसमें आपका सबसे फेमस और आपका सबसे पसंदीदा कौन सा गाना है? देखिएगा, कोई भी कवि जब कविताएं लिखता है तो हर कविता उसकी पसंदीदा ही कविता होती है। सामान्य रूप से एक स्वभाव होता है किसी भी कवि का, किसी भी रचनाकार का, कि वो किस तरीके की रचनाएं उसको अच्छी लगती हैं लिखना या पढ़ना मंचों पर। तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं मेरे जो प्रसिद्ध हुए, जिसमें एक गीत था, उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा जागेगा तेरा भाग्य रे। तो इस प्रकार की रचनाएं बहुत सारी होती रहीं। तो जब देशभक्ति की बात आती है तो मुझे लगता है कि देशभक्ति कई प्रकार से होती है। जैसे हम तिरंगे की बात करते हैं, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय ध्वज होने के साथ साथ पिछले दिनों विश्व में तिरंगे का क्या मान सम्मान है, ये यूक्रेन और रशिया के युद्ध का जब आरंभ हुआ उस समय हमको देखने को मिला कि जो हमारे छात्र छात्राएं वहां पर युद्ध के दौरान फंस गए थे, उन्होंने तिरंगा जब ओढ़ा तो उनको वहां से निकलने में तिरंगे की मदद लेनी पड़ी। तिरंगे ने उनको सहारा दिया और वहां से सेफ पैसेज उनको मिला। अच्छा, उनकी देखा देखी अन्य देशों के जो छात्र थे उन्होंने भी तिरंगा ओढ़ा और वो भी वहां से तिरंगा ओढ़ के अपनी जान बचाने में सफल हुए। तो मैंने 4 पंक्तियां उस समय लिखी कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। तो कविताएं किसी न किसी घटना को लेकर जब हमारे अंदर भावना या विचार उमड़ते घुमड़ते हैं तो रचनाएं बन जाती हैं। और सर, देशभक्ति के अलावा आप और किस किस तरह की कविताएं गाते हैं? देखिएगा, बहुत सारे विषय होते हैं कविताओं के। कविताओं के विषय जैसे विदेशों में हम जाते हैं, प्रवासी भारतीयों के बीच आना जाना होता है, तो प्रवासी भारतीयों के दिल में जो धड़कते हिंदुस्तान को हम अनुभव करते हैं, उनको कभी कभी हम शब्द में, कविताओं में बांधने का प्रयास करते हैं। मेरा एक गीत है, उसके एक आध अंतरा में सुना देता हूँ। लिखा था कि भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है, भले हो दूरियां कितनी मगर पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा प्रवासी भारतीय, भारतवंशी, इंडियन डायस्पोरा के लोग, NRI जिनको कहा जाता है, वो पूरी दुनिया में है। और मुझे लगता है कि मेरा लगभग 25 वर्षों के दौरान 16 देशों के 50 से अधिक विदेश यात्राएं हैं। उनके बीच में काव्य पाठ करने का मुझे मौका मिला और उस अवसर को मैंने जब अनुभव किया, उस अवसर पर कि उनका भारत के प्रति, भारत की धर्म संस्कृति के प्रति, भारत की सामाजिक जो स्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनको लेकर किस तरीके से कंसर्न रहते हैं, उनको जब मैंने देखा, अनुभव किया, तो मैंने बहुत सारे गीत लिखे प्रवासी भारतीयों के। उसमें से एक आध गीत का 1-2 अंतरे मैं सुना देता हूं। जैसे कि भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है, कभी यादें वतन में कोई जज्बा खास रहता है, और समंदर पार भी माँ की दुआएं साथ रहती हैं, प्रवासी हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है, और परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं।
परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं, भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। और भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हों परिवेश में, लेकिन भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हों परदेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। तो जो हिंदुस्तान या वतन उनके दिलों में धड़कता रहता है, उसको मैंने कुछ ऐसे कहा कि भारत के उसे एक अंतरा और मैं सुना देता हूं कि हर एक प्रवासी के अंतर में धड़के हिंदुस्तान, भले बसे हों जाकर अमेरिका रशिया जापान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान नैन का तारा हिंदुस्तान। और गुजराती कन्नड़ कश्मीरी उड़िया या बंगाली, गुजराती कन्नड़ कश्मीरी उड़िया या बंगाली, तेलुगु या बंगाली, असमी पंजाबी और मराठी मणिपुरी मलयाली, भोजपुरी मलयाली, छत्तीसगढ़िया तमिल मालवी हिमाचली गढ़वाली, हरियाणी गढ़वाली और बलिदानों की परंपराओं वाला राजस्थान, अलग अलग भाषा भाषी पर सबकी एक पहचान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान नैन का तारा हिंदुस्तान। तो इसी भावना को मैंने एक गीत में और पिरोया। उस गीत का एक अंतरा मैं सुनाता हूं। भारत के परिंदों की, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। इस वतन की खातिर जीने का, भारत की खातिर जीने का अरमान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। और कुछ यूं कहा कि भारत की माटी की खुशबू जिनके मन को महकाती है, जिनके दिल की धड़कन धड़कन भारत के नगमे गाती है। तन भले प्रवासी हो जाए मन तो भारत की थाती है, दामन में हो लाखों खुशियां अपनों की याद सताती है। बचपन की मधुरिम यादों का, बचपन की मीठी यादों का कुछ ध्यान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। भारत के परिंदों की, ऐसा गीत लंबा है लेकिन मैंने एक अंतरा इसलिए सुनाया। और देखिएगा ये महाराष्ट्र की धरती है, छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की कहीं ना कहीं कर्म भूमि शौर्य भूमि है ये। और जब महाराष्ट्र की बात चलती है, मुंबई महाराष्ट्र ये कहीं ना कहीं शौर्य पराक्रम की दृष्टि से बहुत विशेष इसका स्थान है इतिहास में। तो मैंने बहुत सारी कविताएं इधर भी लिखी हैं, चाहे स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर हो या शिवाजी महाराज जी के ऊपर। एक छंद मुझे याद आ रहा है क्योंकि विषय आ गया है तो देशभक्ति का। शिवाजी महाराज के बारे में ये सभी जानते हैं कि वो एक निरपेक्ष नल हिंदुत्ववादी सम्राट तो थे ही, लेकिन एक निरपेक्ष जो शासक थे। वो जाति पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर जनता के कल्याण की बात सोचते थे, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना और जनता के कल्याण की बात सोचना है, जैसा मैं अनुभव करता हूं, इतिहास में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि नारियों को जननी के जैसा मान देने वाले जीजाबाई वाले संस्कार को प्रणाम है। माता जीजाबाई ने जो उनको संस्कार दिए, और नारियों को जननी के जैसा मान देने वाले जब मैंने कहा तो गौहर बानो का जो उसमें इतिहास में आता है विषय, क्योंकि उनके दरबार में उनको लाया गया था तो उनको सम्मान के साथ उन्होंने वापस कराया और उन्होंने बहुत सारी बातें कह के उनको कहा कि इनको ससम्मान वापस करके वहां छोड़ के आइएगा। तो मैंने कुछ यूं कहा कि नारियों को जननी के जैसा मान देने वाले जीजाबाई वाले संस्कार को प्रणाम है, और गुरु रामदास वाली चेतना से चकाचौंध पंथ निरपेक्ष दरबार को प्रणाम है। तो शत्रुओं को मिली ललकार को प्रणाम, कि मुगलों को मिली ललकार को प्रणाम, और माता भवानी की तलवार को प्रणाम है, और शूरता के दिव्य पारावार को प्रणाम। मेरा शिवाजी मराठा महाराज को प्रणाम है जी, शिवाजी मराठा महाराज को प्रणाम। बहुत खूब सर जी, दिल खुश हो गया। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये जो मंची परंपरा है, तो जो भी आप कवि सम्मेलन जो भी आयोजित होता है आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लोगों के बीच में जाना? ये एक ऐसी वाचिक परंपरा है कि कवियों के पास कोई तबला हारमोनियम कुछ वाद्य यंत्र नहीं होते हैं। हाँ। एक माइक होता है और पीछे कवि होते हैं साथ में मंच पर, और सामने ऑडियंस होती है। ये एक परफॉर्मिंग आर्ट ऐसी है जिसमें
बहुत सारी चीज़ों का सहारा नहीं लिया जाता, सीधे जनता से संवाद होता है। जनता से संवाद होता है, जो भी विषय उसी समय पता चल जाता है, क्या जनता को अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। तालियां अच्छी आ जाती हैं तो पता चल जाता है कि जनता को बात पसंद आ रही है, उस साथ जुड़ जाती है जनता। तो ऑडियंस जो होती है, हमारे श्रोता जो होते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि मतलब किस कवि में कितना दम है। तो ये एक सामान्य परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है ये, क्योंकि ना हमारे कोई रीटेक होता है, हाँ। ना किसी प्रकार का कोई नहीं है जो एक बार कम्युनिकेट हो गई बात वो हो गई। तो आप ही अपने लिखते भी हैं और आप ही तो उसको वही होता है, अगर कवि तो वही है, हाँ। मौलिकता उसी में है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि हाँ। लिखते हैं लेकिन केवल परफॉर्म करते हैं। हाँ, वही हम की अपनी कविताएं खुद लिखते हैं और खुद उसी को परफॉर्म भी उसको करते हैं। परफॉर्म करते हैं मंच पर। तो इसीलिए ये मौलिकता है, ये गिफ्टेड है, मुझे लगता है। थोड़ा बहुत तराशा जा सकता है, लेकिन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त प्रतिभा के रूप में हम इसको देखते हैं, प्रकृति के द्वारा दी गई है। तो आपके अंदर ये इंटरेस्ट कब आया था? बचपन से ही था। ओके। बचपन से तीसरी चौथी क्लास में हम बाल सभाओं में, स्कूल में जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उनमें कहीं न कहीं कविता लिखना तो नहीं था, लेकिन कविताएं गाते पढ़ते थे, जो भी हम लेते सबसे थे। पहला कविता आपने कब लिखा? सबसे पहली कविता तो मैंने 7वीं 8वीं कक्षा में लिखी थी। ओके। और उसके बाद फिर धीरे धीरे तुकबंदियां होती रही, लेकिन जब थोड़ा बड़े हुए तो कैनवस बड़ा हुआ, सोचने का ढंग बदला, समाज और उसके बारे में देखा, जो अनुभव में चीजें आई, फिर इतिहास में जो पढ़ा, उन इतिहास के अनुभवों से, इतिहास के ज्ञान से, और जो भी जो समाज में घट रहा है, राजनीति में जो घट रहा है, या धर्म संस्कृति का जो प्रवाह क्या बता रहा है, उसको लेकर बहुत सारी रचनाएं होनी शुरू हो गई। तो फिर मंचों पे आने के बाद तो फिर ये होता है कि जो भी विषय तात्कालिक होते हैं, सामयिक विषय होते हैं, उन पे लिखना शुरू कर देते हैं। तो दो तरह की कविता होती है, एक तो तात्कालिक विषय होते हैं, सामयिक विषय होते हैं, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स जिनको कहा जाता है, और एक होते हैं कि भाई स्वांतो सुखाय, मतलब इतिहास के पन्नों में से। जैसे अमृत महोत्सव का ये समय आया, 75 वर्ष भारत की आज़ादी के, स्वतंत्रता के पूरे हुए, तो हमने सिंहावलोकन किया अपनी आज़ादी के 75 वर्षों का, या उसके पीछे का 1857 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है, बलिदानी इतिहास है। 7.5 लाख से ज्यादा बलिदान हुए उसमें लोग, ऐसा आंकड़े बताते हैं। तो अब बहुत सारे लोगों के नाम ही हमको पता नहीं है, तो उसमें फिर जो लोग जिनके नाम हमको पता है उनके ऊपर कविताएं लिखी। बहुत सारी कविताएं जो है जनता तक पहुंचती हैं, तो एक शौर्य पराक्रम का भाव जनता के अंदर उमड़ता है कि हम सामान्य रूप से हमको आज़ादी नहीं मिली, उसके लिए कुर्बानियां, बलिदान दिए गए हैं, तो उसके कारण ही हम आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं आज़ादी की। तो आज़ादी के इस अवसर पर बहुत सारे विषय। और सर, अभी हाल ही में आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुलगीत दिया है। हाँ, वो एक अच्छा, उसको अचीवमेंट कहा जाए या आपकी उपलब्धियां। हाँ, उसमें है दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। ओके। 1922 से 2022 तक 100 हाँ। वर्ष पूरे हुए, और संयोग से क्या था कि संपर्क में रहते ही हैं मतलब समाज में। तो वो विषय आया, एक कमेटी बनी, कुलगीत की कमेटी, उसमें 8-10 महत्वपूर्ण प्रोफेसर्स और अधिकारियों को रखा गया। तो उसके बाद वो कुलगीत फाइनल हुआ और वो रिकॉर्ड होके नोटिफिकेशन हो गया। कार्यकारी परिषद जो गवर्निंग काउंसिल होती है, उस परिषद में उस गीत को अप्रूव किया गया। और नोटिफिकेशन के साथ 93 महाविद्यालय हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, हर जगह वो पहुंच गया। अब कोई भी वहाँ पर कार्यक्रम होता है तो स्कूल गीत को, तो सौभाग्य मुझे मिला है, बस एक मतलब आनंद तो होता है, प्रसन्नता होती है, कुछ अच्छा हो जाता है जीवन में। तो और एक और भी विश्वविद्यालय है वहाँ पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तकनीकी विश्वविद्यालय, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है द्वारिका दिल्ली में, उसका भी कुलगीत मैंने तैयार करके दिया है। तो ऐसे 4-5 अभी रिसेंटली 2-3-4 महीने में काम हुए हैं। तो कोशिश करते हैं कि मंचीय परंपरा के अलावा भी साहित्यिक क्षेत्र में कुछ योगदान हो जाए। मतलब इस साल आपके नाम कई उपलब्धियां हो गई हैं। नहीं, उपलब्धियां कह सकते हैं आप अपने उसमें भाषा में, कुलगीत देना पत्रकारों की भाषा है उपलब्धियां। हाँ, मतलब ठीक है, एक सुख के लिए, आनंद के लिए अच्छा है। और लोग जब प्रशंसा करते हैं किसी चीज की तो अच्छा, तो सुखद तो लगता ही है स्वाभाविक रूप से। और जो कलाकार होता है, कला और संस्कृति, साहित्य संस्कृति कला जो है, मैंने इसकी परिभाषा की थी, साहित्य कला संस्कृति और ये जो चीजें होते हैं मानव द्वारा रचित प्रकृति है। जैसे प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको रचा है, उसकी कला हम हैं,
ऐसे ही मनुष्य ने जो रचा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये कप है या ये कपड़े हैं या जो कुछ भी मनुष्य ने मतलब भवन निर्माण है, कुछ भी बनाया है, ये कैमरे हैं, ये सब कुछ है, ये मनुष्य की कला है। हाँ। ये आर्ट है। तो मानव द्वारा रचित प्रकृति है साहित्य, कला, संस्कृति, जो कि ना केवल सृष्टि का निर्माण करती है, सृष्टि को देखने और अनुभव करने की दृष्टि भी प्रदान करती है। ये रचनात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक और ये अभिव्यक्ति है मनुष्य की। सही बात। तो अभिव्यक्ति किसी भी रूप में होती, ये हमारे पत्रकार हैं आप, तो आपकी अभिव्यक्ति अलग रूप में आती है। हम कवि हैं, साहित्यकार हैं, तो हमारी अभिव्यक्ति अलग कविताओं के रूप में, साहित्य के रूप में निकल कर आती है जी। और तो सर, जो आपके जो भी कवि मतलब जो भी आप गाने लिखते हैं जी, तो वो ज्यादातर काल्पनिक होते हैं कि रियल घटनाओं से प्रेरित होते हैं? दोनों तरीके से होते हैं। काल्पनिक भी होते हैं। उसमें क्या है कि कविता को अगर जो परिभाषित किया जाए, हाँ। तो कविता कविता, हाँ। कल्पना और विचार का तालमेल, ओके। उसको कविता कह सकते हैं। ओके। तो कल्पना भी उसमें सम्मिलित होती है। अगर कल्पना नहीं होगी तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनको हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वो उस रसमयता के साथ में, अलंकार, रस, छंद जो होते हैं कविता में, कहीं उसकी सुंदरता होती है, उसकी कहीं एक तरह से लोगों को, मन को आनंदित करती है वो। तो अगर वो नहीं आएगा तो कविता का मतलब नहीं है, फिर तो सामान्य रूप से गद्य ही हो गया। तो उसमें जो कविता जो होती है, हाँ। कोई भी, किसी भी भाषा का कोई कवि हो, उसमें रस, अलंकार और छंद का अगर जो समावेश है, तो वो कविता जो है रुचिकर होती है, लोगों को आनंदित करती है। तो आपने जो पूछा प्रश्न, हाँ। तो वो कविता जो होती है केवल काल्पनिक नहीं होती है, यथार्थवादी भी होती है। जैसे कि मैंने अभी शिवाजी महाराज के ऊपर या पढ़ा, तो वो केवल कल्पना नहीं है, इतिहास का सत्य है। ऐसे ही बहुत सारी रचनाएं हैं। अब कल्पना अगर कहें तो कल्पना यहाँ आती है, कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है। हाँ। मनुष्य जो है, हम फिलोसॉफिकल बात करते हैं, एक तरह से दर्शन की बात करते हैं। कविता केवल प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का भी विषय है। प्रदर्शन तो हम करते हैं मंच पे, लेकिन दर्शन का प्रदर्शन करना भी अपने आप में बड़ी बात होती है। कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है। अभी वो सीख ना पाया जमी पे चैन से रहना, अभी हम सीख ना पाए जमी पे चैन से रहना, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है। और मैंने कहा, तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना। तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना, अगर नफरत भी हो दिल में जुबान से वार मत करना। है एक बाजार ये दुनिया, यहाँ हर चीज बिकती है, अगर हो प्यार दिल में प्यार का व्यापार मत करना। तो ऐसी रचनाएं भी होती हैं जो जीवन से जुड़ी होती हैं। हाँ। मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना, बनो कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना, उड़ो आकाश में कितना जमी से दूर मत होना। बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया, कभी तुम शोहरतों के दौर में मगरूर मत होना, कभी तुम शोहरतों के दौर में मगरूर मत होना। तो विषय कोई भी आ सकते हैं, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे रचनाएं हैं। अब समय की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन मैं आज यहाँ न्यूज़ डंका के इस कार्यक्रम में विशेषकर मैंने जो अपने प्रशांत कारुलकर जी का व्यक्तित्व देखा है, मैं उनसे बहुत प्रभावित इसलिए हुआ क्योंकि सामान्य रूप से कोई व्यक्ति जब व्यवसाय के क्षेत्र में होता है, व्यापार करता है, तो उसकी व्यस्तताएं इतनी रहती हैं कि बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाते हैं कोई लोग। लेकिन वो धर्म संस्कृति की बात हो, राष्ट्रीयता की, भारतीयता की बात हो, और सामाजिक सरोकार जो है वो जो कार्य कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से ईश्वर उनको ऐसी चेतना बनाए रखे, इतनी ऊर्जा देता रहे कि वो इस तरीके से कार्य करते रहें। और जो संकल्प को लेकर चल रहे हैं, संस्था का कारुलकर प्रतिष्ठान जो बना हुआ है, फाउंडेशन, उस फाउंडेशन के माध्यम से अखंड हिंदुस्तान की संकल्पना, बड़ी संकल्पना है। अखंड हिंदुस्तान, जो अतीत में भारतवर्ष हमारा जो है आर्यवर्त था, अगर जो अतीत के पन्नों से हम मुड़कर देखते हैं तो कैस्पियन सागर जो है, उधर से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, उधर बांग्लादेश, म्यांमार, उधर थाईलैंड चले जाइएगा, बाली द्वीप, कंबोडिया, मलेशिया, इधर उधर सारा कुछ, ये जो पूरा आर्यवर्त का विस्तार दिखाई देता है। पूर्वजों के शौर्य पराक्रम के, धर्म संस्कृति के अवशेष अब तक दिखाई देते हैं।
तो एक बड़ी संकल्पना है, इसको अगर साकार ईश्वर करता है, ऐसे लोग जो हैं जहाँ भी कार्य कर रहे हैं वो अभिनंदनीय है, वंदनीय है, उनका अभिनंदन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि साधना को शक्ति मिल ही जाती है, भावना को भक्ति मिल ही जाती है, और झूठ का अंधियार कितना भी घना हो, सत्य को अभिव्यक्ति मिल ही जाती है। तो ये सत्य को अभिव्यक्ति मिलने का जो संकल्प लेकर चल रहे हैं देने का, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। आप तो रहने वाले दिल्ली के हैं सर, पर महाराष्ट्र के लोगों को लेकर आपकी दृष्टिकोण, आपकी विचारधाराएं क्या हैं? मैंने पहले ही शुरू में कहा, हाँ। महाराष्ट्र जो है वो शौर्य पराक्रम की दृष्टि से, बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से, मैंने पहले शिवाजी महाराज की बात करते हैं, और उसके अलावा भी पूरा मराठों की परंपरा रही है, पेशवाओं की वो रही है। तो यहाँ जो राजतंत्र रहा है शुरू से, वो समाज के साथ साथ धर्म संस्कृति के लिए भी बहुत समर्पित रहे हैं। और यहाँ पर आज भगवान गणेश जी का जिस तरीके से, मतलब गणेश उत्सव पूरे घर घर में मनाया जाता है, तो ये हमारे समाज को जागृत करने का, समाज को जोड़ने का संकल्प लेकर ही लोगों ने शुरू किया। और आज जो है मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे विश्व में गणेश उत्सव मनाए जाते हैं, गणपति बैठाए जाते हैं, फिर उनको विसर्जित किया जाता है। ये भारतीय सनातन धर्म की परंपराओं को सशक्त करने का बहुत बड़ा माध्यम है। और यहाँ के लोग बड़े स्पष्ट भी होते हैं, भावना प्रधान भी होते हैं, बहुत अच्छा है। और भारत कहीं भी किसी भी प्रदेश में चले जाइएगा, उनकी अपनी कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, है नहीं? और ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर से भी लोग आते हैं यहाँ पर, अपना बिजनेस करते हैं, अपना रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। वो भी जुड़ के, मतलब आपस में थोड़ा बहुत राजनीतिक विसंगतियां रहती हैं, हर जगह रहती हैं, लेकिन फिर भी आपस में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है। एक दूसरे की संस्कृति को तो लोग अपना ही रहे हैं। हाँ, अपना रहे हैं एक दूसरे की संस्कृति। और ये जो है माइग्रेशन जो होता है, एक स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह लोग आते जाते हैं, उससे कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। समाज में एक दूसरे की अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं लोग, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बैठता है। इससे जो है देश मजबूत बनता है, समाज मजबूत बनता है, देश मजबूत बनता है जी। तो मैं अपना महाराष्ट्र के सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ इसके लिए, और इसको ताकतवर बनाए, बड़े दिल से, बड़े उसके साथ में रहना चाहिए जरूर। हाँ, तो आप कवि हैं, उसके अलावा आपको योग में भी काफी इंटरेस्ट है? हाँ, योग जब मैं विद्यार्थी था तो स्पोर्ट्स किया करता था और योग किया करता था। अच्छा। तो मेरा ऐसा मानना है कि योग जो है वो महाविज्ञान है। हाँ जी। योग महाविज्ञान है, और उसमें भी जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं, 8 अंग हैं, जो इनका नियम पूर्वक पालन कर ले, अगर इनकी साधना कर ले, तो व्यक्ति मानव से महामानव बन सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ। मैंने 20-25 वर्ष योग किया है, तो कवि सम्मेलनों की व्यस्तताओं के कारण थोड़ी नियमितताएं कम हो गई, लेकिन मैं योग करता रहा। और उसमें बहुत से आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 तो इतने महत्वपूर्ण अंग है। हाँ। क्रियात्मक योग है, क्रियात्मक योग है जिसको करके ही मतलब व्यक्ति अनुभव कर सकता है। तो योग जो है पूरे विश्व में, भारत के योग दर्शन जो है 6 दर्शनों में से एक बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है, और उसके द्वारा भारत की जो संस्कृति का विस्तार हो रहा है, हुआ है अभी तक। भारत को जो पूरी दुनिया है वो उसके धर्म, अध्यात्म के कारण, शिक्षा के कारण, अब अतीत के पन्नों में मुड़कर देखते हैं तो 32% विश्व के लोग नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। वो बात है, कालांतर में सब कुछ, मतलब शक्ति का सिद्धांत काम करता है। हम थोड़ा सा शक्तिहीन हुए तो हम पर प्रहार हुए, उसको नष्ट करने की कोशिश की, ये अभी कोशिश जारी है संस्कृति को नष्ट करने की। लेकिन योग ने पूरे विश्व में, क्योंकि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएनओ में योग को पूरे विश्व में 193 देश साथ खड़े हो गए योग के लिए, भारत की बड़ी बात थी। तो उससे पहले प्रयास होते रहे। महेश योगी जी ने अपना भावना ध्यान के द्वारा पूरे विश्व में योग को पहुंचाने का प्रयास किया। स्वामी राम बड़े योगी हुए, उन्होंने किया। उसके अलावा बहुत सारे जो योगियों ने वो किया, और वर्तमान में कुछ 8, 10, 15 वर्षों में जैसा स्वामी रामदेव जी ने
हाँ, योग को पूरे घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया है, वो अपने आप में प्रशंसनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है कि अगर भारत विश्व गुरु बनेगा, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है, तो उसमें योग का बहुत बड़ा, योग दर्शन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा मेरा, बिल्कुल। क्योंकि योग जो है मनुष्य की अंतर चेतना को जागृत करता है। क्योंकि योग का अगर जो विस्तार से हम सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो जितने कोश है ना, हमारा शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 5 कोश, मतलब 5 चेतना के स्तरों पर ये बटा हुआ है शरीर। तो इनको सबको सशक्त करने वाला अगर कोई एक ही विज्ञान है, एक ही क्रियात्मक अगर वो है, तो ये योग ही है। तो योग के द्वारा जब योग साधना करता है, योगाभ्यास करता है व्यक्ति, तो केवल रोग मुक्त नहीं होता। योग केवल रोग ही नहीं मिटाता, उसकी व्यक्ति की अंतर चेतना को जागृत करता है। बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं, शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनता है वो, उसकी प्राण शक्ति मजबूत होती है। प्राण 10 जो वायु है शरीर के, उनका राजा होता है। जितना प्राण शक्ति सशक्त होती है, उतना ही व्यक्ति का जो बाकी जो शरीर को संचालित करने वाले वायु हैं, जितने भी कूर्म, नाग, अपान, व्यान, समान, इस तरीके से 10 वायु माने जाते हैं, उन सबको सशक्त करता है। अगर प्राण राजा शक्तिशाली है तो बाकी सब ठीक रहता है। तो इसलिए प्राणायाम करना, दौड़ना, कूदना, ये सब कुछ करना, वो प्राण को सशक्त करने के साधन है। तो योग के द्वारा प्राणायाम करने से सशक्त होते हैं। कपालभाति हो गई, भ्रास्त्रिका हो गई, अनुलोम विलोम हो गया, शीतली प्राणायाम हो गया, शीतकारी प्राणायाम हो गया, अलग अलग तरीके के प्राणायाम है, ऋतुओं के अनुसार सब बदलते रहते हैं। तो उसके हिसाब से लोग करते हैं, या रोग या किसी प्रकार का व्यक्ति को होता है तो उसके हिसाब से योग का अभ्यास करता है व्यक्ति। और योग का अभ्यास करने के लिए 2 चीजें मैं यहाँ पर मैं कोई योग गुरु तो नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन जो मेरा अनुभव है उसको इतना बांटता हूँ कि सुबह जहाँ कहीं शांत वातावरण हो, सामूहिक रूप से भी योग करें तो किसी पार्क में जाकर, कहाँ अपने अगर नहीं है आसपास पार्क तो अपनी छत पर जाकर, जहाँ खुला वातावरण हो, बंद कमरे में योग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है, प्राणवायु की परसेंटेज प्रतिशत कम रहता है। उसके लिए योग करते हुए आपके प्राणवायु आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। इस दृष्टि से जब प्राणायाम करेंगे तो ये सब कुछ आवश्यक है, ध्यान रखना। शुद्ध वातावरण हो, प्रदूषण से मुक्त होना तो बड़ा मुश्किल है आजकल, क्योंकि कितना भी आप लीजिएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन जुड़ा हुआ है पूरा वातावरण जो है, पर्यावरण में प्रदूषण जो है, 5 तत्व जिनको कहा जाता है, 5 महाभूत, उनमें से 4 तो प्रदूषित हो ही गए। पृथ्वी तत्व प्रदूषित है, खाद वगैरह ये वो बहुत सारे आर्टिफिशियल है। अब ऑर्गेनिक खेती की बात चल रही है, तो क्यों चल रही है? क्योंकि वो जो पृथ्वी तत्व है वो प्रदूषित नहीं हो, क्योंकि वो भोजन तो ग्रहण वहीं से करता है व्यक्ति, पृथ्वी तत्व का ही जो भी भोजन आता है पृथ्वी तत्व को मजबूत करता है, और भोजन ही प्रदूषित होगा तो पृथ्वी तत्व प्रदूषित होगा। ऐसे ही प्राण तत्व है, वायु तत्व, वायु प्रदूषण चारों तरफ फैला हुआ है, वायु तत्व प्रदूषित हो गया। जल तत्व है, जल प्रदूषण कोई कहने की बात नहीं है, शहरों में तो बुरा हाल है। जो भी नदियां हैं हमारे दिल्ली में, यमुना जी है, या और कहीं भी चले जाइएगा, मैंने इसके ऊपर लिखा था कि रोती गंगा जमुना सरयू ब्रह्मपुत्र कावेरी रोती, रोती सतलुज व्यास घाघरा झेलम कृष्णा रावी रोती, फैल रहा विष अंग अंग में पर पी पी कर बहती जाती, सागर की उत्ताल तरंगे पटक पटक सर तट पर रोती, हुए विशैले जलथल अंबर महाप्रलय की है तैयारी, हृदय वेदना सुना रहा हूँ मानवता का एक पुजारी। तो जल तत्व प्रदूषित हो गया। अब अग्नि तत्व पर आइएगा। अग्नि तत्व को कोई प्रदूषित इसलिए नहीं कर सकता कि वो जो इसके संपर्क में आता है उसको शुद्ध कर देती है, जला के नष्ट कर देती है। अब एक 5वां तत्व है आकाश तत्व। अब सोचेंगे आकाश तत्व कैसे प्रदूषित है? आकाश तत्व प्रदूषित इसलिए है क्योंकि आपके हमारे पास मोबाइल है, टीवी चैनल है, ये सब कुछ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारे अंदर से गुजर रही है चारों तरफ, है नहीं? वो भी कहते हैं कि जब मोबाइल वगैरह दूर से यूज करना चाहिए। ये सब कुछ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरे इसमें जितना प्रगति हो रही है विज्ञान की, उतना ही प्रदूषण आकाश तत्व का भी बढ़ रहा है। जी सर, मानते हो ना इस बात के? इतने सारे मतलब सैटेलाइट्स चल रहे हैं, इतना सारा कुछ साइंस का जिस तरीके से सूक्ष्म रूप होता चला जा रहा है। पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आ गया, फिर 5G आ गया। 5G बताते हैं और खतरनाक है। तो अब क्या है, कम्युनिकेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जी।
तो मुझे लगता है योग का जो विषय है, इन सब विषयों को लेकर एक तो खान पान अपना शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और जितना इन तत्वों को मतलब शरीर को स्वस्थ रखना है तो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए पर्यावरण, वातावरण। इसीलिए मानव सभ्यता का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मानव सभ्यता के इस मोड़ पर पड़ा के कि उड़े गगन में धरा छोड़कर क्षुद्र स्वार्थ को छोड़ न पाए, अपने ही शस्त्रों से घायल हम मानव तड़पे कुलाए। हम प्रगति तो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो प्रगति जो है विकास की बजाय विनाश की तरफ भी ले जा रही है। जा रहा है, सही बात है सर। बहुत सारे विषय हो सकते हैं। तो योग साधना करना बहुत अच्छा है। कहीं भी आसपास कहीं भी कोई प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हो, कोई योग गुरु हो, लेकिन अच्छे लोगों से ही सीखें। कभी कभी योग अगर जो गलत तरीके से सीखने लगते हैं तो उसके फायदे नुकसान भी होते हैं, फायदे के साथ साथ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी अच्छे शिक्षित गुरु से ही ज्ञान ग्रहण किया जाए तो अच्छा रहता है। आज का जो बिजी शेड्यूल है तो कई लोग हैं जो मेडिटेशन को अपनाते हैं सर, तो वो उस मेडिटेशन को लेकर आपकी क्या राय है? मेडिटेशन तो बहुत मैंने बताया ना कि योग समग्र रूप से, मैंने कहा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। तो ध्यान, मेडिटेशन जो है वो आपके मस्तिष्क में जो किरणें निकलती हैं, मस्तिष्क मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मस्तिष्क से भी निकलती हैं। अल्फा ये किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा वगैरह इस तरीके की। और जब हम ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स हैं एक्टिवेट होते हैं, वो ऊर्जित होते हैं। उसके मस्तिष्क के उनकी जो मेटाबॉलिक क्या बोलते हैं उसको, रेस्पिरेशन का रेट है बढ़ जाता है। 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड सप्लाई इज रिक्वायर्ड बाय आवर ब्रेन। मतलब शरीर का जितना भी ब्लड है उसकी 1/5 जो रिक्वायरमेंट है वो केवल मस्तिष्क को चाहिए। उसका कारण क्या है, क्यों चाहिए? क्यों हमारे शरीर के जितने वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं, वॉलंटरी फंक्शंस जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सब कुछ वॉलंटरी फंक्शन है। लेकिन इनवॉलंटरी फंक्शन, अनैच्छिक जो फंक्शन है, जैसे हमारा हार्ट धड़क रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी अपना काम कर रही है, लीवर अपना काम कर रहा है, ये क्या है, हमारी इच्छा से नहीं हो रहे, ये प्राकृतिक रूप से अपने लेकिन मस्तिष्क उनको भी कंट्रोल कर रहा है। तो उस सारे फंक्शनिंग के लिए हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से चाहिए? वो ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन और फूड पहुंचता है, उस ऑक्सीजन फूड को रेस्पिरेशन या उपापचय के द्वारा या मेटाबॉलिक फंक्शंस के द्वारा वो जो ऊर्जा निकल रही है। जब मेडिटेशन करते हैं तो मस्तिष्क शांत होके अपने पूरे बॉडी को, केवल मस्तिष्क को ही नहीं, पूरे बॉडी को जो है रिकवर करने की, मतलब रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। तो इसलिए मेडिटेशन जो है, और वही से मेडिटेशन जो है मतलब अगर साधना उसकी गहरी होती चली जा रही है तो मेडिटेशन जो है समाधि की तरफ ले जाता है। समाधि की तरफ ले जाता है व्यक्ति को। जितना गहराई में डूबता चला जाता है मेडिटेशन में, वो फिर मतलब मैं नहीं समझता अगर जो कोई जिसने व्यक्ति ने इसको शुरू में साधना की होगी योग की, तो मेडिटेशन से ही उसको सब कुछ पता चला होगा क्या सिस्टम क्या है, किस तरीके से यम नियम आसन वगैरह किसी उसमें पोस्चर में बैठ गया होगा ध्यान मग्न होके, और ध्यान मग्न होके उसे पर पूरा बाहरी अंतर जगत सब कुछ दिखाई देने लगा। जी, आखिरी सवाल सर, पीएम मोदी ने जो 21 जून को विश्व दिवस के रूप में मनाने का जो अभियान चलाया है, तो दिल्ली में इसको लेकर काफी बड़ा समारोह भी होता है। तो पूरे देश में होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, केवल दिल्ली में नहीं। दिल्ली की देश की राजधानी है, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे रहते हैं, और भी बहुत विशिष्ट लोग वहाँ पर आते हैं योग दिवस के उसमें, और हजारों लोग, एक 10 15 20 हजार लोग एक साथ योग करते हैं। वो बड़ा उत्सव है, वैश्विक उत्सव है, वो केवल भारत का उत्सव नहीं है जी, वो वैश्विक उत्सव है। और पूरा योग की जो शाख है, योग के माध्यम से भारत की पहचान बढ़ती है, और पता चलता है दुनिया के लोगों का, हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत साधना का प्रभाव किस तरीके से दिखाई देता है। योग सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये जी सर, बहुत विशिष्ट है, और उसको उत्सव बना दिया है माननीय मोदी जी ने। और मुझे लगता है कि राजनीति, समाज, ये वो सब कुछ जो जातिपन संप्रदाय के भेद भुलाकर
इस विज्ञान को धारण करना चाहिए, किसी भी जातिपन संप्रदाय के लोग हों। Right, ये sir. शरीर को स्वस्थ रखेंगे, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, और स्वस्थ मन ही जो है समाज के लिए मतलब मानवता के लिए अच्छा सोच सकता है और कर सकता है। और योग उस धारा को मजबूत करता है, व्यक्ति की अंतर चेतना को जागृत करता है। जी सर। तो आप पूछ रहे थे दिल्ली में। हाँ, मतलब दिल्ली में पीएम मोदी खुद वहाँ पे मतलब हाँ। अपन शामिल होते हैं ना हाँ, उस शामिल योग होते हैं। दिवस सारे के दिन। हमारे सभी वरिष्ठ नेता, मिनिस्टर्स और सभी लोग हाँ। कहीं ना कहीं वो उपस्थित होते हैं। जी। और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में मतलब 21 जून तो हाँ, लोग मोबाइल में स्टेटस लगाते हैं, लोग अपनी डीपी चेंज करते हैं, योग बिल्कुल, दिवस को मतलब उत्साह के साथ ही मनाया, जैसे दिवाली होली हो गई। मैं बताया ना, हाँ। वैश्विक उत्सव है जी। ये। मतलब जातिपन संप्रदाय को छोड़ दिया जाए तो देशों की सीमाओं को भी मतलब उसने एक तरह से मिटा दिया है। जी। है नहीं, 193 देश तो एक साथ खड़े हो गए, बाकी देश भी करते हो हैं, मानते हैं। हाँ सर। क्योंकि व्यक्ति स्वस्थ तो हर एक कोई होना चाहता है। जी जरूर है सर। नहीं, तन से मन से स्वस्थ होना चाहता है। तो योग जो है शारीरिक रूप से रोगों को मिटाकर और तन और मन से स्वस्थ बनाता है व्यक्ति को। तो बहुत सारे विषय हो गए हैं पायल जी, और कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। बाकी मुझे लगता है कि ये तो अनवरत धारा है, और भी कई तो सारे मैं मतलब कुछ प्रकृति ने कुछ ऐसे विषय जो है मुझे गिफ्ट में दे दिए थे। जी। जैसे मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ, 50 से ज्यादा ऑयल अरे पेंटिंग वाह। मैंने कैनवस पे बनाई है, रियलिज्म पे। रियलिज्म समझते हैं आप? रियलिज्म जैसे कि मतलब ये कैलेंडर्स वगैरह होते हैं अच्छा, इस तरह अच्छा, के। ओके। तो कैनवस पे रियलिज्म पे काम करना, जो लोग जानते हैं आर्ट के बारे में वो जानते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने कोई डिप्लोमा वगैरह कहीं कोई नहीं किया डिग्री है। नहीं ली, केवल गिफ्टेड था। और पहली जो पेंटिंग बनाई वही इतनी फेमस हो गई थी कि मुझे फिर शौक लगा। तो कौन मैं सी 10 पेंटिंग थी पहली? वो पहली राधा कृष्ण का एक अरे बनाया था। वाह। कुछ मैं आपको दूंगा कि जरूर। मतलब उसमें भेजूंगा, आप देखिएगा उसमें। और योग के भी फोटोग्राफ जब मैं कर रहा था, योगा फॉर स्पोर्ट्समैन, तो एक योगा फॉर स्पोर्ट्समैन एक मतलब विचार था, मेरी संकल्पना थी कि योग के द्वारा हम जो है खेल कूद को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे मैंने इस पे पेपर वगैरह पढ़े थे और सब कुछ, मतलब पूरे विश्व में किस तरीके से योग केवल मनुष्य के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को ही ठीक नहीं करता। अगर स्पोर्ट्समैन अपने अभ्यास में योगाभ्यास को भी शामिल कर लेते हैं तो मेरा निश्चित दावा है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत इम्प्रूव हो सकती है। जी। और तो और कौन कौन सी खूबियां हैं अभी आपके अंदर? खूबियां तो सब चलता रहता है, स्पोर्ट्समैन। सूची लंबी है मतलब उसकी। हाँ, सूची ठीक ठाक है अपना जो भी। और बाकी यह है, कविता जो है कल्याणी ने आशीर्वाद दिया है जी। तो समाज के लिए भी काम करने का बहुत कुछ ऐसा मन में रहता है, कुछ ना कुछ देश धर्म संस्कृति के लिए कार्य करें। जी। और राजनीति में भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मैं राजनीति को देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे विषय हो सकते हैं, राजनीति के अलग अलग रूप हैं। हाँ। लेकिन संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी पे वो धरातल पे ही सारा कुछ भारत जो है टिका हुआ है। जहाँ जहाँ से भारत की संस्कृति मिटी, धर्म मिटा, वहाँ से भारत मिटता चला गया। इसलिए अगर भारत को बचाना है तो भारत की संस्कृति को बचाना सबसे जरूरी, राइट कहा। इसलिए धर्म और संस्कृति के लिए सोचना हर किसी को चाहिए। और मैं उन लोगों से भी अनुरोध करता हूं जिनके हार्डवेयर हिंदुस्तानी है, सॉफ्टवेयर विदेशी लग जाते हैं। तो वो अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा जो है भारतीय संस्कार को का जो एंटीवायरस है उसको डाल लें तो अच्छा रहेगा। मेरा ऐसा सुझाव है, क्योंकि रहना तो उनको भी यहीं इस भारत में है, हमको भी यहीं है। तो इसलिए जो मुख्य धारा जो है समाज की उसको लेकर चलें तो समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। और महाशक्ति भारत को बनना है तो सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे विचारों को, जातिपन संप्रदाय भाषा भाषी क्षेत्र, इसको हटा के, मैंने कभी कहा था युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हों होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। तो इस भावना के साथ मैं चाहूंगा कि आज की बात को यहीं स्थगित करते हैं। विराम नहीं देते, विराम देते हैं, स्थगित करते हैं, समाप्त नहीं करते। जी जरूर। चरेवेती ऐसे चलता रहेगा। और अंत में यही कह सकता हूँ
कि तुम्हारी याद में जब अब्र होगा लाल पूछेंगे, गुजारे किस तरह दिन महीने साल पूछेंगे, अभी इस खुशनुमा लम्हात को मैं अलविदा कह दूं, मिलेंगे फिर कभी तो फिर तुम्हारा हाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं गजेंद्र सोलंकी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपके कवि और योग को लेकर आपने जो भी विचार दिया है, आई होप दर्शक भी उसको जरूर आत्मसात करे और फिर जरूर आइएगा सर। आपके साथ ही मुलाकात काफ़ी अच्छी और यादगार रही। न्यूज डंका के सभी दर्शकों से अनुरोध है कि न्यूज डंका एक सामाजिक सरोकार को लेकर, और मुझे लगता है कि जो देश में घट रहा है, समाज में घट रहा है, उसको लेकर बहुत स्पष्ट और निरपेक्ष अपने विचार अभिव्यक्त करता है। इसलिए न्यूज डंका के साथ जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज का हमारा यह वार्तालाप कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जल्द ही एक नई दिग्गज के साथ पुनः वार्तालाप लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।